हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और हाफ लाइफ पीरियड फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को देखा था। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच द रेट डिपेंड ऑन द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, that is the rate increases as number of as time the concentration of reactant is increased। यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रेट इक्वेशन या जो रेट एक्सप्रेशन है उसमें कंसंट्रेशन पावर है वो 1 हो, या जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो उसी रेशो में इंक्रीज करे जिस रेशो में हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। यानी अगर हमने कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट डबल हो जाएगा, कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया तो रेट है वो हाफ हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम काइनेटिक्स की बात करें तो वही केमिकल रिएक्शन हम लेते हैं जिसमें रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पी में चेंज हो रहा है। तो इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले इसकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन अगर लिखें तो ये हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर रेज टू पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन टर्म दोनों एक तरफ ले आएँ तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, यानी नेगेटिव साइन दूसरी तरफ लेके तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन ले तो इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन डी टी। अब डी एक्स बाई एक्स जो होता है उसका इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग एक्स, तो यहाँ पे जो डी आर अपॉन आर जो है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा नेचुरल लॉग आर इज इक्वल टू माइनस के टी, डी टी जो है उसका इंटीग्रेशन हो गया टी एंड प्लस सी, जहाँ पे सी है इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अब इस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वही एट इनिशियल टाइम व्हेन t इज इक्वल टू 0, in that case concentration R is equal to R0, that is initial concentration. So if we put the value of t and R, then we get natural log R0 is equal to minus k into 0 plus c। तो यहाँ पे c हो जाएगा ln R0, नेचुरल लॉग R0। अब इस c की वैल्यू को फिर से हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन आ गई हमारे पास ln R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln R0, या के टी को हम दूसरी साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा के टी इज इक्वल टू ln R0 माइनस ln R, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट k इज इक्वल टू 1 बाई टी ln R0 बाई R। अब जो नेचुरल लॉग है उसको बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2.303 से, तो k हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 ऑफ बाई टी लॉग R0 बाई R। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन आई हमारी ये कहलाती है हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन हमने ली थी वो थी हमारी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन करके हम रेट कांस्टेंट k की वैल्यू है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन की बात करें ln R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln R0, तो इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे ln R वर्सेस t अगर ग्राफ लें तो नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स यहाँ पे ग्राफ में एक नेगेटिव स्लोप आएगा जो k की वैल्यू देगा, मीन्स k इज इक्वल टू माइनस स्लोप। जो इंटीग्रेशन ln R0 है वो यहाँ से आ जाएगा इंटरसेप्ट से, और यहाँ पे ln R वर्सेस t किया दैट मीन्स वो नेगेटिव स्लोप आ रहा है। दूसरा, अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में देखें log R0 बाई R और t के बीच ग्राफ खींचे तो उस केस में एक पॉजिटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन आती है और इसका जो स्लोप है वो हो जाएगा k अपॉन 2.303, या k इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 इंटू स्लोप।
तो ये दोनों जो कर्व है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट ln r वर्सेस t है जिसमें नेगेटिव स्लोप आएगा। सेकंड log r0 अपॉन r वर्सेस t है जिसमें पॉजिटिव स्लोप आता है। तो k की वैल्यू है, इन दोनों तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब करेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखो सबसे पहले आता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये कह रहे हैं दैट k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log r0 अपॉन r। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब केवल यहाँ पे क्या बचा हमारे पास है, टाइम बचा। तो टाइम की यूनिट आ गई सेकंड, तो k की यूनिट यहाँ पे हो जाएगी सेकंड इनवर्स। तो ये यूनिट होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सेकंड, द वैल्यू ऑफ k फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। अब जो k है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कंसंट्रेशन हम कुछ भी लें, k की वैल्यू है वो यहाँ पे फिक्स रहती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो फर्स्ट जैसे यहाँ पे है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन प्रोक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन। H2O2 को डिकम्पोज कर रहे हैं तो H2O प्लस ऑक्सीजन बन रहा है, तो इसमें रेट जो है वो केवल H2O2 कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड है हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। जो एस्टर हाइड्रोलाइसिस होता है एसिड प्रेजेंस में, तो वो भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे रेट जो है वो केवल एस्टर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर मीन्स सुक्रोज का इन्वर्जन करवाते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है, तो यहाँ पे भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो सुक्रोज कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, दैट मीन्स वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट इन एक्वस सॉल्यूशन। NH4NO2 नाइट्राइट जो है उसको डिकम्पोज करते हैं तो N2 प्लस H2O बनता है। यहाँ भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट पर डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज जब डिकम्पोज होते हैं तो उनकी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, मीन्स ऑल रेडियो एक्टिव डिकेज आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। नेक्स्ट इसके बाद में आता है हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिया था, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log r0 बाई r। अब यहाँ पे अगर हम टाइम t जो है वो t हाफ कह दें, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है 50% कंप्लीशन में लगने वाला टाइम, तो अगर t इज इक्वल टू t हाफ हो तो कंसंट्रेशन R है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाएगी, दैट इज R0/2। अब T और R की जगह वैल्यू पुट कर दें तो K इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई टी हाफ log R0 डिवाइडेड बाई R0/2। तो यहाँ से R0 से R0 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स वो log 2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट T हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई K log 2। अब इस log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो इस 0.3010 को जब हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 0.693, तो t हाफ हो जाएगा यहाँ पे 0.693 अपॉन k। ये हाफ लाइफ पीरियड है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें देखो यहाँ पे कोई भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं आ रही है, दैट मीन्स half life period for first order reaction is independent from the concentration of reactant, यानी वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। जबकि हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये देखा था दैट टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन R0। तो वहाँ पे हम ये कह रहे थे कि जितना ज़्यादा रिएक्टेंट लेंगे उसका हाफ लाइफ पीरियड रिएक्शन का उतना ही ज़्यादा होता है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर के केस में ऐसा नहीं होता है। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हम चाहे कम लें या ज़्यादा लें, हाफ लाइफ पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में
यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो 0.20 है इनिशियल कंसंट्रेशन, और उस इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ यानी 0.10 होने में जो लगने वाला टाइम है वो यहाँ अबाउट 7.5 मिनट है। नेक्स्ट उसके बाद इस 0.10 से कंसंट्रेशन अनदर हाफ यानी 0.05 तक आने में जो लगने वाला टाइम होगा, वो टाइम जो स्टार्टिंग में टाइम था उसके एग्जैक्टली सेम आता है। यानी यहाँ पे फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, इन सब में जो टाइम है वो इक्वल लग रहा है। दैट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड। मीन्स हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि प्रूव दैट द टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज जस्ट डबल ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। यानी किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 75% कंप्लीट होने में जो लगने वाला टाइम है वो उसके हाफ लाइफ पीरियड का जस्ट डबल होता है। उसको हमें प्रूव करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास इक्वेशन है T इज इक्वल टू 2.303/K log R0/R। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि रिएक्शन 75% कंप्लीट हो रही है। 75% कंप्लीट हो रही है, दैट मीन्स अगर इनिशियल कंसंट्रेशन R0 है तो उस टाइम कंसंट्रेशन आफ्टर 75% कंप्लीशन जो है वो क्या होगी, R0 माइनस 75/100 R0। तो ये आ जाएगा 25/100 या 1/4 R0। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे तो T75 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303/K log R0 डिवाइडेड बाई R0/4। तो R0 से R0 कैंसिल हो गया, 4 ऊपर चला गया, दैट मीन्स ये हो गया 2.303/K log 4, या log 4 को हम लिख सकते हैं 2 log 2। log 2 की वैल्यू हमें पता है 0.3010 होती है, और उस 0.3010 को 2.303 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 0.693। तो यहाँ पे T75 हो जाएगा 2 × 0.693/K। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 1। अब जो हाफ लाइफ पीरियड है वो हमें पता है कि वो होता है T हाफ इज इक्वल टू 0.693/K, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, यानी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो उस केस में हमारे पास रिलेशन आ जाएगा दैट T75 इज इक्वल टू 2 × T हाफ। और यही हमें प्रूव करना था कि 75% कंप्लीशन में जो लगने वाला टाइम है वो उसके हाफ लाइफ पीरियड का क्या होगा, डबल होता है। इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टाइम टेकन फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is just double of the time taken for 90% completion of the reaction। यानी 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो लगने वाला टाइम है वो 90% कंप्लीशन टाइम का डबल होगा। उसको हमें प्रूव करना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें देखो सेम वैसे ही T हमारे पास है 2.303/K log R0/R। अब हम कह रहे हैं कि रिएक्शन 99% कंप्लीट हो रही है, दैट मीन्स जो कंसंट्रेशन R होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R0 माइनस 99/100 R0, यानी ये आ गया 1/100 R0। तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो T99 इज इक्वल टू 2.303/K log R0/R0 इंटू 1/100। तो यहाँ पे R0 से R0 कैंसिल हो गया, तो ऊपर 100 चला गया। अब log 100 की वैल्यू होती है वो है 2, तो यानी कि ये हो गया 2.303 इंटू 2/K।
ये आ गया हमारे पास T 99%। अब हम सेकंड कंडीशन लेते हैं। सेकंड कंडीशन है दैट T 90%, यानी जब रिएक्शन 90% कंप्लीशन हो तो उस केस में जो R होगा वो हो जाएगा R0 माइनस 90/100 R0, यानी ये हो गया 10/100 R0 या 1/10 R0। अब यहाँ पे वैल्यू हमने रख दी, तो यहाँ R0 से R0 कैंसिल हो गया, 100 ऊपर गया तो 10 से कैंसिल होके मतलब log 10 आ गया। log 10 की वैल्यू आती है 1, तो ये आ गया हमारे पास 2.303/K। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करने पे हमें मिलेगा T 99% इज इक्वल टू 2 इंटू T 90%। यही हमें प्रूव करना था यहाँ पे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट इसके बाद में आता है अनदर इक्वेशन है, प्रूव दैट द टाइम टेकन फॉर 99.9% completion of first order reaction is about 10 times of its half life period। यानी कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 99.9% जब कंप्लीट होती है तो उसमें लगने वाला टाइम उसके हाफ लाइफ पीरियड का अराउंड 10 टाइम्स होता है, 10 गुना होता है उसका। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास है T इज इक्वल टू 2.303/K log R0/R। अब हम कह रहे हैं कि रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो रही है, दैट मीन्स वहाँ पे R क्या हो जाएगा, R0 माइनस 99.9/100 R0, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 0.1/100 या 1/1000 R0, जिसकी वैल्यु हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो T 99.9 हो जाएगा 2.303/K log R0/R0 इंटू 1/1000। तो यहाँ पे R0 से R0 कैंसिल हो गया, 1000 ऊपर चला गया, तो यहाँ पे ये हो गया log 1000। अब log 1000 की वैल्यू होती है वो 3 होती है, दैट मीन्स 2.303 इंटू 3/K, या ये आ जाएगा 6.909/K, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब हाफ लाइफ पीरियड हमें पता है कि 0.693/K है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 ले रखा है। अब सेम वैसे ही इक्वेशन नंबर 1 को हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, तो हमें मिलेगा T 99.9% इज अराउंड 10 इंटू T हाफ। तो यही हमें प्रूव करना था यहाँ पे कि 99.9% कंप्लीशन में जो टाइम लगता है वो हाफ लाइफ पीरियड का अराउंड 10 टाइम्स होता है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। नेक्स्ट इसके बाद में आता है फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, यानी कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं वो गैस फेज में हैं। तो इस केस में क्या करते हैं हम, जो कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन की जगह हम रिएक्टेंट्स के लिए जो पार्शियल प्रेशर है उसको यूज करते हैं हम कंसंट्रेशन की जगह। जैसे कि इक्वेशन है हमारे पास, A गैसियस रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू B गैसियस प्रोडक्ट एंड C गैसियस प्रोडक्ट, यानी A रिएक्टेंट है वो B एंड C प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है गैस फेज में। अब इस रिएक्शन के लिए हम देखें एट टाइम t इक्वल्स टू 0, यानी इनिशियल स्टेट में जो प्रेशर है A के लिए वो प्रेशर हो जाएगा P इनिशियल एटमॉस्फेरिक, क्योंकि स्टार्टिंग में केवल रिएक्टेंट है तो टोटल प्रेशर है वो हो जाएगा PI एटमॉस्फेरिक, और B और C के केस में जो प्रेशर है वो 0 एटमॉस्फेरिक है। अब जैसे जैसे रिएक्शन होगी एट टाइम t तो A रिएक्टेंट रिएक्ट करके B और C प्रोडक्ट बना रहा है, तो उस केस में जो A का प्रेशर है वो हो जाएगा PI माइनस X, और B और C का हो जाएगा X एटमॉस्फेरिक एंड X एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
अब यहाँ पे पी आई जो है वो हम कह रहे हैं इनिशियल प्रेशर एट टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो, और जो टाइम टी है उस पर अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का प्रेशर यहाँ पे ऐड होगा। दैट मीन्स पी टोटल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट दैट इज पी आई माइनस एक्स प्लस प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट दैट इज एक्स प्लस एक्स। तो यहाँ से एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया पी आई प्लस एक्स। पी टोटल इज इक्वल टू हो गया पी आई प्लस एक्स, यानी यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, पी टोटल माइनस पी इनिशियल। अब जो रिएक्टेंट का प्रेशर है जिसको हम पी ए से लें, तो ये क्या ले रखा है हमने, पी आई माइनस एक्स ले रखा है। एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, पी टोटल माइनस पी इनिशियल है। तो यहाँ पे जो पी ए है वो हो जाएगा पी आई माइनस एक्स की वैल्यू पुट करी तो पी टोटल माइनस पी इनिशियल, यानी कि ये हो गया 2 पी आई माइनस पी टोटल। ये हमारे पास आ गया रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर एट टाइम टी। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें हम कह रहे थे कंसंट्रेशन इनिशियल अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम टी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनिशियल प्रेशर अपॉन क्या ले लेंगे, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन पी ए। पी आई हो जाएगा इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और पी ए हो जाएगा प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। अब पी ए की वैल्यू हमारे पास टू पी आई माइनस पी टोटल है, तो इक्वेशन हो जाएगी K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टोटल। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, कि ये जो गैस फेज रिएक्शन हो रही है उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम इस तरीके से ले सकते हैं। अब इस पर एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं हम। द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड during the first order thermal decomposition of N2O5 at constant volume, यानी N2O5 का थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है तो प्रोडक्ट बन रहा है N2O4 प्लस O2। अब यहाँ पे जो इनिशियल टाइम t इक्वल्स टू ज़ीरो है उस पर प्रेशर दे रखा है 0.5 एटमॉस्फेरिक, और जो 100 सेकेंड पे प्रेशर जो है वो दे रखा है 0.512 एटमॉस्फेरिक। तो इसके लिए हमें रेट कांस्टेंट K कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखो क्या होगा, फर्स्ट वही हम काइनेटिक्स के लिए क्या करेंगे, T इक्वल्स टू ज़ीरो पे इनिशियल प्रेशर पी आई हो गया 0.5 एटमॉस्फेरिक और ये हो गया 0 अब प्रेशर एट टाइम T अगर लेंगे तो ये हो जाएगा पी आई माइनस क्या ले रहे थे हम, एक्स ले रहे थे, तो यहाँ पे 2 मोल्स ले रहे हैं यानी वो हो जाएगा पी आई माइनस 2x, तो 0.5 माइनस 2x। अब डिकम्पोजिशन से 2 मोल N2O4 बन रहा है यानी 2x इसका हो गया, और 1 मोल ऑक्सीजन बन रहा है तो x इसका हो गया। तो यहाँ पे अगर P टोटल की बात करें हम तो वो हो जाएगा PN2O5 प्लस PN2O4 प्लस PO2, तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x। अब माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस x, यानी P टोटल जो है वो हमारे पास आ गया 0.5 प्लस x आया, या x जो है वो क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, तो x यहाँ पे आ गया P टोटल माइनस 0.05। अब हमें क्या चाहिए, N2O5 जो है उसका पार्शियल प्रेशर चाहिए एट टाइम t, यानी PN2O5 है जो हमने ले रखा है 0.5 माइनस 2x, तो 0.5 माइनस 2x अगर लेंगे हम तो ये आ जाएगा 0.5 माइनस 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू रख दी हमने PT माइनस 0.5, यानी ये हो गया 1.5 माइनस 2 PT। अब टाइम t इक्वल्स टू ज़ीरो पर P टोटल हम कह रहे हैं 0.512 एटमॉस्फेरिक है, तो यहाँ पे PN2O5 क्या हो जाएगा 1.5 माइनस 2
इंटू पी टोटल की वैल्यू रख देंगे यानी 0.512, तो ये आ जाता है हमारे पास 0.476 एटमॉस्फेरिक। ये आ गया प्रेशर एट टाइम टी, और स्टार्टिंग वाला जो था वो था प्रेशर एट टाइम टी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे के हम रखेंगे तो टी की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 100 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 2.303/100 log। इनिशियल प्रेशर आ गया 0.5 एटमॉस्फेरिक और प्रेशर एट टाइम टी आ जाएगा 0.476। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारे पास 2.303/100 इंटू 0.0216, या सॉल्व करने पे ये आ गया 4.98 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास फॉर गैस फेज रिएक्शन के। नेक्स्ट इसके बाद आता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है मीन्स ए बाईमोलिकुलर रिएक्शन दैट इज मेड टू बिहेव लाइक ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी एक ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो, 1 हो। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी जिनमें 2 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल या रिएक्टिंग स्पीसीज है वो पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं दैट ए केमिकल रिएक्शन which seems to be second order but actually it is first order reaction, then it is called pseudo first order reaction। अब जो ऐसी रिएक्शंस होती हैं, this reaction occurs when one reacting material is present in great excess or is maintained at a constant concentration compared with the other substance। यानी ऐसी रिएक्शन में क्या करते हैं हम, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो एक्सेस में ले ली जाती है। अब जो एक्सेस कंसंट्रेशन होती है उसमें जो चेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है, जिस वजह से रेट उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो रेट केवल अनदर जो रिएक्टेंट है या सब्सटेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसी रिएक्शंस होती हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की बात करें। एस्टर प्लस वाटर की रिएक्शन हो रही है तो एसिड प्लस एल्कोहल बन रहा है। अब इस रिएक्शन में यहाँ पे हमने जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो ले रखी है हमने 10 मोल पर लीटर, और जो रिएक्टेंट एस्टर है उसकी कंसंट्रेशन हमने ले रखी है 0.01 मोल पर लीटर। तो इसका मतलब वाटर की कंसंट्रेशन को हमने एक्सेस में ले लिया। तो रिएक्शन के साथ जो इसमें चेंज होगा वो बहुत माइन्यूट चेंज होता है, या ये कह सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है। तो इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन है वो वाटर कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसके लिए जो रेट एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। केवल एस्टर पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम कह रहे हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है H2O प्लस एस्टर, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, इसकी फर्स्ट है। तो ये एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरीके से दूसरी रिएक्शन है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। जो सुक्रोज है उसका अगर हम एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ पे भी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। अब इसमें भी सेम वैसे ही जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन एक्सेस में होती है, तो इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ रेट केवल सुक्रोज कंसंट्रेशन जिसको हम केन शुगर कह रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसका रेट हो जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज, यानी ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रही है। तो बोथ आर एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट